Hello student, we are back with another video on the topic integrated rate equation for first order reaction. In the previous video we have studied about zero order reaction और zero order reaction का integrated rate equation हमने वहाँ study किया था. Now without wasting the time, let's start the topic. देखिए, first order reaction. So what do you mean by first order reaction? The reactions whose order is 1 are known as first order reaction. In short, आप ये कह सकते हैं कि the reactions in which rate of the reaction depends on the concentration term to the power 1. So इसके लिए मैं यहाँ एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करती हूँ और वो जनरल रिएक्शन देखिए क्या है. मैंने यहाँ एक जनरल रिएक्शन कंसिडर की जिसमें रिएक्टेंट ए मैंने लिया है और वो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में. अब ज़रूरी नहीं है कि मैं यही रिएक्शन कंसिडर करूँ जिसमें ए की रिएक्टेंट हो. हम कोई और रिएक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं. लाइक मैंने लिखा ए कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स, ये रिएक्शन भी कंसिडर कर ली. या मैंने लिख दिया यहाँ पे 2A कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स, हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं. या मैंने ऐसे लिख दिया A प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स. या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ A प्लस 2B कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स. इन शॉर्ट, आप कोई भी एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं, बट आप उस रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब कहोगे? जब उस रिएक्शन का रेट किस चीज़ पे डिपेंड करे? कंसंट्रेशन टर्म्स. देखिए, अब यहाँ तो हमारे पास रिएक्टेंट ही एक ही है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट हैं तो सेम बट उनका नंबर 2 है. यहाँ डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं. सो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तभी कहेंगे जब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे केवल एक ही रिएक्टेंट पे, या तो ए पे या बी पे, या उनकी पावर भी 1 हो. मीन्स मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसकी पावर 1. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट में तो जैसे ये था ही एक, अगर 2A भी है और तब भी अगर इसका रेट एक्सप्रेशन ये है तो हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे. अगर A प्लस बी है तो उसमें केवल रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड करे, बी पे डिपेंड ही ना करे, तो भी हम उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे. और ए प्लस 2B है और उस पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन केवल ए पे डिपेंड करे, बी पे डिपेंड ही ना करे, तो हम उसे फर्स्ट ऑर्डर करेंगे रिएक्शन कहेंगे. और डिपेंड करे साथ में जो पावर है वो 1 हो, तो हम इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे. अब आप इनमें से वैसे तो कोई भी ले सकते हो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने के लिए, बट मैं यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी कंसिडर कर रही हूँ, दैट इज ए कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स. अब आप देखिए, यहाँ पे हमने ये रिएक्शन ली है ए कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स. इस रिएक्शन को जब मैं स्टार्टिंग में देखती हूँ, मीन्स टी इज इक्वल टू 0 पे, तो टी इज इक्वल टू 0 का मीनिंग होता है रिएक्शन का जस्ट स्टार्ट होना. जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो हम केवल क्या लेते हैं? रिएक्टेंट लेते हैं. प्रोडक्ट तो नहीं होता ना उस टाइम, प्रोडक्ट तो विद द कोर्स ऑफ टाइम बनता है. सो टी इज इक्वल टू 0 पे मैंने मान लिया कि जो कैपिटल ए था ये हमने कितना लिया, इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली? ए मोल्स पर लीटर, स्मॉल ए मोल्स पर लीटर. प्रोडक्ट उस टाइम क्या होगा? 0 होगा. क्यों? क्योंकि रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है. अब देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी. और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी. तो देखिए, यहाँ पे मैंने आफ्टर स्मॉल टाइम टी के बाद ऑब्जर्व किया, मैं मान लेती हूँ कि इस स्मॉल टाइम टी में ए का कितना पार्ट रिएक्ट किया? स्मॉल एक्स. अब देखिए, टोटल था ए, एक्स रिएक्ट कर गया, तो टी टाइम के बाद कितना बचेगा? ए माइनस एक्स, राइट. उसके बाद देखिए, यहाँ पे ए का 1 मोल से प्रोडक्ट भी 1 मोल ही बनता है, तो इसके एक्स मोल से ये कितना बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा एक्स मोल. इट मीन्स अगर हम आफ्टर टाइम टी ऑब्जर्व करें तो ए की कंसंट्रेशन तो होगी ए माइनस एक्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी एक्स. सो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1. ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो पावर तो 1 ही आएगी. अब देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. तो यहाँ पे मैंने dx/dt लिखा. वो क्यों लिखा? क्योंकि ये x किसकी कंसंट्रेशन का चेंज है? देखिए, प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन है x, इनिशियल कितनी है? 0, तो चेंज क्या आएगा?
एक्स माइनस जीरो एक्स ही आएगा, राइट। और जब हम प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते हैं तो हम क्या लेते हैं, साइन पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती डी ए माइनस एक्स, तो मुझे बाहर माइनस साइन लेना पड़ता, क्योंकि ए माइनस एक्स है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, तो मुझे माइनस लेना पड़ता, राइट। सो मैंने इसको प्रोडक्ट के टर्म में लिखा है, इसलिए मैंने लिख दिया डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। कहता उस टाइम कंसंट्रेशन कितनी थी ए की, तो उस टाइम तो ए की कंसंट्रेशन थी ए माइनस एक्स, इसलिए मैंने यहाँ पे ए माइनस एक्स लिख दिया, राइट। अब ए माइनस एक्स को तो मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया और डी टी को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे पास क्या बना, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर है। सो आप इसका रिजल्टेंट अगर निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन और के डी टी का इंटीग्रेशन। तो डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इंटीग्रेशन आता है माइनस एल एन ए माइनस एक्स। ये जो इंटीग्रेशन के रूल्स होते हैं, डिफरेंशिएशन के रूल्स होते हैं, ये फिजिक्स 0 यूनिट के अंदर आते हैं ये। सो ये आपके पास आ गया माइनस एल एन ए माइनस एक्स। के आपके पास कॉन्स्टेंट था और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, तो ये क्या आ गया के टी प्लस आई। ये आई क्या है, ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट है, जैसा हमने 0 यूनिट के अंदर पढ़ा, 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंदर पढ़ा था, ये वही है। सो हमारे पास देखिए क्या बना, माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये आई क्या होगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पुट किया कि जब t इज इक्वल टू 0 था, मीन्स रिएक्शन हमारी स्टार्ट हुई थी, तो x मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी उस टाइम, 0 थी। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि जब t 0 था तो x की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी। इट मीन्स हम इक्वेशन 2 के अंदर अगर t को 0 पुट करते हैं तो x भी 0 पुट करना पड़ेगा। और जैसे हमने पुट किया तो देखिए यहाँ x तो हो गया 0, सो a माइनस 0 a आएगा, तो ये क्या आ गया माइनस एल एन ए, राइट। और t को 0 पुट करेंगे तो ये के टी क्या हो गया कंप्लीट, 0 इज इक्वल टू आई। तो i की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एल एन ए। ये आपके पास आ गई है इक्वेशन नंबर 3। अब आप यहाँ से कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को, ये जो आपके पास इक्वेशन 3 है ना, यहाँ से इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दो। क्लियर। अब जैसे यहाँ पुट करोगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है, माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और आई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस एल एन ए। इसको हमने सोल्व किया और हमारे पास आ गया के टी इज इक्वल टू एल एन ए ओवर ए माइनस एक्स। अभी इसको हम और आगे करते हैं। यहाँ पे जो ये लॉग दिया हुआ है दिस इज नेचुरल लॉग। सो इसको अगर हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 2.303। तो यहाँ देखिए ये हमने कर दिया के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। सो अगर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो क्या आएगी, 2.303 ओवर टी लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। यहाँ पे ये स्मॉल ए क्या है, देखिए स्मॉल ए क्या था, स्मॉल ए है हमारे पास रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए माइनस एक्स क्या था हमारे पास, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम स्मॉल टी। मीन्स जो ये यहाँ पे टाइम दिया हुआ है इस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है। सो हम इसको, ये जो ए है इसको हम इनिशियल कंसंट्रेशन है इसलिए मैंने इसको ए नोट भी लिख दिया है, और ए माइनस एक्स मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, तो उसको हम ए भी लिख सकते हैं। सो आप के लिए ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं और आप ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछी जाती है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। लेटर ऑन हम इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था वो तो ये है। अगर कई बार ऐसा होता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछ ली जाती है ऑप्शनल क्वेश्चंस के अंदर, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, देखिए के टी इज इक्वल टू एल एन ए ओवर ए माइनस एक्स, ये हमने निकाला था कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। इसको मैंने क्या किया,
ए इनिशियल कंसंट्रेशन था इसलिए ए नोट लिख दिया, ए माइनस एक्स था, ये एट टाइम टी कंसंट्रेशन था इसलिए ए लिख दिया। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है ये। अगर मैं इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कैसे करेंगे, देखिए नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो होता है ई, और ई की पावर के बाई टी इज इक्वल टू ए नोट ओवर ए। ये इस इक्वेशन का जो कि लॉगरिथमिक फॉर्म है उस इक्वेशन को हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये जो पावर के टी थी इसको मैंने माइनस के टी किया, तो हमारा जो नॉमिनेटर था वो तो डिनोमिनेटर बन गया और जो डिनोमिनेटर था वो हमारा नॉमिनेटर बन गया। मीन्स मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू ए नोट ई टू द पावर माइनस के टी। So this is the exponential form for first order reaction, right? This is integrated form, this is exponential form. अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। तो जैसे जीरो ऑर्डर में हमने जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम निकाला था, अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम निकालेंगे। तो हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, द टाइम इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ, उसको हम हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। तो देखिए जब टाइम हमारा टी हाफ हो जाएगा तो हमारी जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इनिशियल की हाफ। तो ए नोट बाई 2 मैंने लिख दिया, और इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। अब देखिए जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, इसमें हमने पुट किया तो k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी था, तो टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, टी हाफ। लोग ए नोट तो था ही और ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ए नोट बाई 2। तो ये ए नोट और बाई 2 था वो यहाँ आ गया, ए नोट से ए नोट कैंसिल आ गया। तो यहाँ पे आपके पास आया k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी हाफ log 2। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आई है 0.693 ओवर के। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे 0.693 है वो भी एक कांस्टेंट है, के तो है ही एक कांस्टेंट। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, राइट। और जो आपने यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखना है कि ये जो 0.693 आया है ये किसके मल्टीप्लिकेशन से आया है, 2.303 इंटू 0.3010। इसको लर्न करना, बिकॉज ये हमें हेल्प करेगा जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ा और हाफ लाइफ टाइम। अब हमारा क्या काम है, इसके ग्राफ के बारे में स्टडी करना। तो देखिए ग्राफ जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, फर्स्ट ग्राफ है वाई एक्सिस पे लिया log a और इस पे हमने लिया है टाइम, राइट। तो क्या ग्राफ होगा, कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखना पड़ेगा। क्लियर। अब वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है वो देखो आप, हमने लिखा है k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी log ए नोट ओवर ए। ठीक है, आपने जो ग्राफ प्लॉट करना है उसमें आपने एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर था ये यहाँ लेके गई मैं, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास बन गया है ये के टी ओवर 2.303 इज इक्वल टू log ए नोट ओवर log ए। ये है देखिए log m बाई n। log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n। तो मैंने इसको लिख दिया log ए नोट माइनस log a इज इक्वल टू के टी ओवर 2.303। यहाँ से मैंने log a को इधर और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, मेरे पास इक्वेशन बनी log a इज इक्वल टू के टी ओवर
2.303 प्लस log ए नोट। ठीक है, लेकिन जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए वाई एक्सिस पे हमने लिया है log ए, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया था, टाइम, तो इसको मैंने लिख दिया एक्स, और एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में होता है दैट इज स्लोप, और ये क्या है, इंटरसेप्ट। सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स इफ वी वॉन्ट टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन log ए एंड टी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। बट जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारा जो स्लोप है वो स्लोप क्या आएगा, जब आप कंपेयर करोगे तो स्लोप क्या होगा, -k/2.303। मीन्स स्लोप हमारा क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। और देखिए इंटरसेप्ट है वो log ए नोट है। इट मीन्स हमारा जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो इन सब कंडीशंस को देखते हुए हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सी हियर, देखिए ग्राफ जब हमने प्लॉट किया तो नेगेटिव स्लोप है इसलिए ये आएगा, और इसका स्लोप क्या आ गया, -k/2.303। 0 से स्टार्ट हम कर नहीं सकते क्योंकि इंटरसेप्ट है वो log ए है, तो ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है, दिस इज log ए नोट। तो इस टाइप का ग्राफ प्लॉट होगा यहाँ पे। क्लियर। सेकेंड ग्राफ देखिए, सेकेंड कहता है log ए नोट ओवर ए एंड टाइम। log ए नोट ओवर ए, ये देखिए यहाँ से log ए नोट ओवर ए एंड टाइम मीन्स जो ये वाली वैल्यू है ये कहाँ आएगी, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम। तो y इज इक्वल टू एक्स, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, m। तो m क्या है यहाँ पे, k/2.303, प्लस में क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब इंटरसेप्ट क्या है, 0। तो अब देखिए जब यहाँ आप ग्राफ प्लॉट करोगे इंटरसेप्ट 0 है, इट मीन्स हमारी लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से, प्लस स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप है, तो पॉजिटिव स्लोप के लिए कैसी स्ट्रेट लाइन आती है, इस टाइप की स्ट्रेट लाइन आती है। तो ग्राफ तो इनके बीच में भी स्ट्रेट ही बनेगा, लेकिन उसमें एक तो स्लोप पॉजिटिव होगा प्लस वहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ। तो ये इस टाइप का ग्राफ आएगा जिसका स्लोप होगा k/2.303। राइट। अब हम देखते हैं थर्ड ग्राफ। तो थर्ड ग्राफ देखिए क्या कहता है कि रेट और कंसंट्रेशन, इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो वो क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। अब देखिए रेट तो हमने लिया है वाई एक्सिस पे, कंसंट्रेशन हमने ली है एक्स एक्सिस पे, और जो मल्टीप्लीकेशन में होता है दैट इज एम। मीन्स यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है, के, और स्लोप और इंटरसेप्ट हमारा क्या है, 0। मीन्स एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो 0 से स्टार्ट होगा जिसका स्लोप क्या होगा, के। तो ये ग्राफ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने 0 ऑर्डर रिएक्शन में भी पढ़े थे ये ग्राफ, और हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर भी ये स्टडी कर रहे हैं। ग्राफिकल ग्राफ्स के ऊपर 0 ऑर्डर हो चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, उन सब पे 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस, इस टाइप से। तो ये ग्राफ हम कर चुके हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम कर चुके हैं, हाफ लाइफ पीरियड हम कर चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन का। लेकिन अब तक हमने जो फर्स्ट इक्वेशंस पढ़ी हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हमने जो पढ़ी हैं, वो केवल उस किस टर्म्स के अंदर पढ़ी हैं, कंसंट्रेशन के टर्म्स के अंदर। अगर हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म के अंदर हों तो गैसेस की हम कंसंट्रेशन कंसीडर कभी भी नहीं करते। क्या कंसीडर करते हैं हम, उनका प्रेशर कंसीडर करते हैं। सो अगर हम आपको कोई ऐसी रिएक्शन दी जाए जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, बट उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म के अंदर हैं, तो उसके लिए फिर हम ये एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करते टी हाफ के लिए, या फिर जो हम के लिए यूज़ करते हैं हम ये वाले एक्सप्रेशंस यूज़ नहीं करते। क्या होगा, अगर मान लो हमें यहाँ पे जो ये ए नोट और ए दे रखा है, दीज आर द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। सो अगर हमें वो रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे उस कंसंट्रेशन की जगह क्या लेना पड़ेगा,
प्रेशर लेना पड़ेगा, बट ध्यान रहे वो प्रेशर केवल रिएक्टेंट का होना चाहिए, राइट, टोटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम हम यह लिख सकते हैं पी नोट ओवर पी। लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो हमें रिएक्टेंट का प्रेशर ना दे के टोटल प्रेशर दे देते हैं, तो उस टाइम हम उन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे, तो एक बार वो स्टडी करते हैं। देखिए, मैंने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कि गैस फेज में है वो मैंने कंसीडर की, जहाँ पे हमारा रिएक्टेंट ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बी एंड सी, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फॉर्म। तो देखिए, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो प्रेशर, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो उस टाइम थे ही नहीं, जब प्रोडक्ट बने ही नहीं थे तो उनकी वजह से कोई प्रेशर होगा भी नहीं। सो बी और सी का प्रेशर उस टाइम क्या था, 0, और जो टोटल प्रेशर था वो ए की वजह से था, इसलिए मैंने उस प्रेशर को पी नोट कंसिडर किया है। बट विद द कोर्स ऑफ टाइम रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, कम कंसंट्रेशन होगी तो धीरे धीरे उसका प्रेशर भी कम होता जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, मीन्स प्रोडक्ट का प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो मैं मान लेती हूं कि आफ्टर स्मॉल टाइम टी रिएक्टेंट का प्रेशर कम हुआ। कितना कम हुआ, स्मॉल पी कम हुआ, तो ये कितना रहेगा, देखिए इनिशियली है हमारे पास पी नोट, स्मॉल पी कम हो गया तो क्या बचा, पी नोट माइनस स्मॉल पी। और ये देखिए, ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसकी स्टोक्योमेट्री क्या कहती है, 1 मोल ऑफ ए फॉर्म 1 मोल ऑफ बी एंड 1 मोल ऑफ सी। सो अगर इसका प्रेशर कम हुआ P, तो इसका प्रेशर कितना बढ़ेगा P, और इसका कितना बढ़ेगा P। अगर ऐसा होता कि यहाँ लिखा होता A + 2B, तो देखिए 1 मोल से 2 मोल बना, तो इसके स्मॉल p से ये क्या बनता, 2 स्मॉल p बनता, राइट। अब आफ्टर टाइम t अगर हम टोटल प्रेशर निकालें तो अब हमारा रिएक्टेंट भी है वहाँ पे, आफ्टर टाइम t प्रोडक्ट b भी है और प्रोडक्ट c भी है। तो रिएक्टेंट a है वो भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, b है वो भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, c है वो भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज सम ऑफ प्रेशर a, प्रेशर b एंड प्रेशर c। तो मैंने यहाँ पे टोटल प्रेशर निकाला जिसको हम PT से डिनोट करते हैं, जो किसके इक्वल आएगा, P नोट माइनस P, दिस इज प्रेशर ड्यू टू A, प्लस P ड्यू टू B एंड प्लस P ड्यू टू C। तो यहाँ पे इस P से ये P कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आ गया P नोट प्लस स्मॉल p, राइट। यहाँ से मैंने स्मॉल p की वैल्यू निकाली, तो स्मॉल p की वैल्यू क्या आ गई, PT माइनस P0। मीन्स वो जो टोटल प्रेशर था ना हमारे पास, जो टोटल प्रेशर आया उसमें से अगर हम इनिशियल प्रेशर को माइनस कर दें तो हमारे पास वो प्रेशर आ जाएगा जो कि डिक्रीज हुआ था। अब देखिए यहाँ पे K क्या है, K इज इक्वल टू 2.303/T log P नोट, मतलब इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का, ओवर ये क्या है, फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर कितना है, P नोट माइनस P, तो हमने लिख दिया यहाँ पे P नोट माइनस P। बट इस स्मॉल p की वैल्यू क्या है, इस स्मॉल p की वैल्यू है PT माइनस P नोट। सो P नोट ओवर P नोट, और स्मॉल p की जगह हमने ये पुट किया, और पुट करने के बाद जब सोल्व किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है K इज इक्वल टू 2.303/T log P नोट ओवर 2P नोट माइनस PT। देखिए ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन गैस फेज and in which 1 mole of reactant give 1 mole of product 1 and 1 mole of second product। देखिए अगर रिएक्शन चेंज होती है वहाँ पे, ये तो मैंने 1 मोल ऑफ A कन्वर्ट्स इनटू 1 मोल ऑफ B कन्वर्ट्स इनटू 1 मोल ऑफ C, अगर मैं इसके अलावा कोई और रिएक्शन लेती हूँ तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। कहने का मीनिंग मेरा ये है कि जैसे जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन चेंज होगी उसी के अकॉर्डिंग स्मॉल p की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर स्मॉल p की वैल्यू चेंज हुई तो वो स्मॉल p यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ चेंज हो जाएगा। बट हमें 90% जो क्वेश्चन मिलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे वो इसी टाइप की इक्वेशन दी जाती है। सो इसलिए मैंने इसका डेरिवेशन आपको करा दिया है। तो उसमें आपको इनिशियल प्रेशर दिया जाएगा एंड आफ्टर टाइम t आपको टोटल प्रेशर दिया जाएगा। आप डायरेक्ट पुट करेंगे फॉर्मूले में और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इक्वेशन इस टाइप की नहीं मिलती है तो आपको ये फॉर्मूला हर बार डिराइव करना पड़ेगा। डिराइव कैसे करोगे, फॉर्मेट इस बार जैसे मैंने इसमें फॉलो किया है सेम आपने वैसे ही फॉलो करना है। सो अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे उसका इंटीग्रेटेड रेट फॉर्म कंसंट्रेशन के टर्म्स में और प्रेशर के टर्म्स में कर चुके हैं।
जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमारी होगी उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ बता रही हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम हाफ लाइफ पढ़ चुके हैं, एक होता है एवरेज लाइफ। और एवरेज लाइफ क्या होता है? इट इज़ द टाइम in which the concentration of the reactant reduces to 1/e of the original concentration। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाता है तो हम उसके लाइफ स्पैन को इनफाइनाइट मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो मान लो आपने 100 ग्राम लिया है तो वो हाफ लाइफ टाइम में 50 हो जाएगा, 50 से फिर 25 हो जाएगा, 25 से फिर 12.5 हो जाएगा, 12.5 से फिर 6.25 हो जाएगा, फिर 3.75 हो जाएगा। मतलब वो जीरो कभी भी नहीं होता। तो इसलिए हम वहाँ पे उसका एग्जैक्ट लाइफ स्पैन ना निकाल के एवरेज लाइफ स्पैन निकालते हैं, मतलब उसका एवरेज लाइफ कितना होगा। उसके लिए फॉर्मूला होता है 1.44 इंटू टी हाफ। टी हाफ ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है, तो हम वहाँ से एवरेज लाइफ निकाल सकते हैं, राइट। ये एक सिंपल ट्रिक है जिससे आप MCQ सोल्व कर सकते हैं कि आपको बोलता है वो कि आपके पास एक रिएक्टेंट A है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम है वो कितना है? 10 मिनट्स है। तो बताइए 60 मिनट्स के बाद ये कंपाउंड कितना होगा, राइट। तो देखिए 10 मिनट उसका हाफ लाइफ, 60 मिनट के बाद पूछ रहे हैं तो 60 मिनट में कितने हाफ लाइफ हो गए? 6, 10 + 10 + 10 + 10, 6 हाफ लाइफ हो गए ना। तो ये आपसे कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ वो क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर टू द पावर n। अब जैसे आपने 6 ले लिया वहाँ पे तो 2 to the power 6, तो ये आपके पास जो इनिशियल जो आपके पास अमाउंट बचेगा वो क्या होगा? A0 ओवर 2 to the power 6। सिमिलरली अगर आप हाफ लाइफ पीरियड देखना चाहें तो वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे n क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मीन्स अगर आपकी रिएक्शन 0 ऑर्डर की है तो n की जगह यहाँ पे 0 पुट करिए। 0 - 1 क्या आएगा? -1। तो -1 होगा तो हम लिख सकते हैं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 पुट कर दें तो 1 - 1 0, किसी की पावर 0 मीन्स 1, मीन्स टी हाफ किस पे डिपेंड नहीं करता? कंसंट्रेशन पे। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका टी हाफ कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर हमें 0 या फर्स्ट ऑर्डर के अलावा किसी और ऑर्डर की रिएक्शन भी दी जाए और उसमें पूछा जाए कि टी हाफ उसके इनिशियल कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा तो हम इससे ईजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ बताया आपको कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है दैट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेडियो एक्टिविटी समझते हैं आप क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी में सब्सटेंसेस टाइम के साथ साथ डिसइंटीग्रेट होते हैं और वो कॉन्टिन्यूसली अल्फा, बीटा, गामा रेजेस को एमिट करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। कार्बन 14 ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यूरेनियम है, रेडियम है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं जो टाइम के साथ साथ डिसइंटीग्रेट होते हुए अल्फा, बीटा, गामा रेजेस को एमिट करते हैं। तो इनका जो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस होता है वो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। मीन टू से अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें रेडियो एक्टिविटी शो की हुई है तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाना कि हमें फॉर्मूले वही यूज़ करने हैं जो हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर पढ़े हैं। मीन्स के लिए फॉर्मूला, टी हाफ के लिए या एवरेज लाइफ के लिए जो भी हम यूज़ करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का करेंगे, राइट। तो यहाँ तक का पढ़ा हुआ लेक्चर आप अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू।